नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आप सबके स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारतीय संसद के बारे में। भारतीय संसद का गठन कैसे होता है, इसमें कौन कौन से अंग हैं, भारतीय संसद कैसे काम करती है। हमारी जो संसद है वो नई दिल्ली में स्थित है, लोटियन जोन्स में। संसद में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसको तीनों को मिला के संसद का निर्माण होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन। लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं। कुछ विधानमंडल के सदस्य चुन के भेजते हैं, कुछ राष्ट्रपति मनोनीत की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन है, जिससे संसद का निर्माण होता है। भारतीय संसद भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है, या भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों, राज्यसभा राज्यों का सदन और लोकसभा लोगों का सदन से बना है। दो सदनीय विधानसभा है। राष्ट्रपति को विधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भूमिका में संसद के सदन को बुलाने और सत्तावान करने, लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसके केंद्रीय मंत्री परिषद की परामर्शानुसार करते हैं। संसद के किसी भी सदन के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित या मनोनीत लोगों और मंत्रियों को संसद सदस्य कहा जाता है। संसद लोकसभा के सदस्य एकल सदस्यीय जिलों में भारतीय जनता के द्वारा मतदान के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, और संसद सदस्य राज्यसभा सभी राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक द्वारा चुने जाते हैं। संसद में लोकसभा में 543 सदस्य हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, उसमें हर 2 साल पे या जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है, तो वो उनकी जगह नए सदस्य चुन के आते रहते हैं। लोकसभा हर 5 साल पे भंग होती है और नए सदस्य उसमें चुन के आते हैं। राज्यसभा में, जिसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता से 12 नामांकित व्यक्ति शामिल हैं। संसद नई दिल्ली में स्थित है, संसद भवन स्थित है। लोकसभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने गए हुए प्रतिनिधि होते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या 550 है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन 6 वर्ष के लिए होता है, जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर्ड हो जाते हैं, उनकी जगह नए सदस्य चुन के आते हैं। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। परिचय। सर्वोच्च विधायी निकाय। संसद केंद्र सरकार के विधायी अंग है, जो भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। यह सरकार के संसदीय स्वरूप भारत के सरकार के वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाने के कारण भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था में प्रमुख और केंद्रीय स्थान रखता है। पहली संसद। भारत के नए संविधान के तहत पहला आम चुनाव वर्ष 1991-92 में के दौरान हुआ था। यह पहली निर्वाचित संसद अप्रैल 1992 में अस्तित्व में आई थी। संवैधानिक प्रावधान संविधान के भाग बी के अनुच्छेद 79 में से 122 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों और शक्तियों से संबंधित है। संसदीय पैटर्न। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिकी पैटर्न के बजाय संसद के लिए ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग नहीं है, जबकि भारत में भारतीय राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग है। संसद के अंग। राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं। पहला है राज्यसभा, जिसे उच्च सदन बोला जाता है। दूसरा है लोकसभा, जिसे निम्न सदन बोला जाता है। और राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो लोकसभा का सत्र बुला सकता है, उसका सत्र आह्वान कर सकता है, प्रधानमंत्री की नियुक्त करता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है। उसके अलावा जो भी संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उसको
अनुमोदित करना या उसको लागू करना संसद के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना वो लागू नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति भी उसका एक अभिन्न अंग होता है। संसद के अंग है राज्यसभा, राज्यों की परिषद या उच्च सदन द्वितीय सदन है, और यह भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है, यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। भारतीय संविधान के अनुसूची 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन संबंधित है। अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की अलग अलग सीटें हैं। जैसे यूपी में लगभग 35 राज्यसभा सीटें हैं, दिल्ली में 3 राज्यसभा सीटें हैं। इसी तरह हर राज्य में अलग अलग राज्यसभा सीटें आवंटित है। संरचना, राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है, 250 है, जिसमें से उससे 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव, राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधि इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से गठित एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पांचोरी और जम्मू कश्मीर का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है। हमारे देश में अभी लोग 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी पिछले 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश और थे, तो जिसमें से 3 ही राज्य ऐसे हैं जिसमें दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, जिससे प्रतिनिधि राज्यसभा में चुन के आते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य वे होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, खेल कूद, समाज सेवा के में विशेष रूप से जिनका योगदान होता है, उनको राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। इसके पीछे तर्क यह है कि बिना चुनाव हुए प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सदन में जगह दी जाए, क्योंकि ऐसे लोग चुनाव प्रक्रिया में नहीं आना चाहते हैं, या क्योंकि लोकसभा में जो चुनाव होते हैं, जो विधायकों के चुनाव, सांसद के चुनाव होते हैं, उसमें वो लोग नहीं पढ़ना चाहते। कार्य, लोकसभा द्वारा शुरू किए गए कानूनों की समीक्षा करने, उन्हें बदलने में राज्यसभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है, और कानून बनाने के लिए राज्यसभा से एक विधेयक पारित करने की आवश्यकता है। राज्यसभा का मुख्य कार्य है कि अगर लोकसभा से कोई विधेयक पास होकर आया है, तो राज्यसभा में उसको उसकी जांच पड़ताल होगी। अगर राज्यसभा में ये लगता है कि इसमें कुछ फेरबदल किया जा सकता है, कोई गलती है, तो उसको वो लोकसभा उसमें अपने विचारों को शामिल करके लोकसभा को भेज सकता है। उसमें लोकसभा के ऊपर है कि वो उसको उसी रूप में दोबारा वापस करे या उस संशोधन को वो मान ले, और अगर लोकसभा नहीं मानता है तो उसको राज्यसभा को पारित करना होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे विधेयक होते हैं, धन विधेयक और कुछ और विधेयक हैं, जिनको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। बाकी और मुद्दों पे, सामाजिक मुद्दों पे और भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको राज्यसभा में कानून बनाने के लिए पेश किया जा सकता है। शक्ति, राज्य से संबंधित मामले राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। इसके लिए राज्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले को उसकी सहमति और अनुमोदन के लिए उसके पास भेजा जाना चाहिए। यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना, हस्तांतरित करना चाहती है, तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। लोकसभा, लोगों का सदन, यह निचला सदन है, प्रथम सदन है और लोकप्रिय सदन है। इसको लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, या निचला सदन भी बोला जाता है, और समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। संरचना, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है, और अभी जो वर्तमान में, जिसमें 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य होते हैं, जिसमें से 530 सदस्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो इंग्लियन समुदाय के 2 सदस्यों को भी नामित किया था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही सामान्य रहा। 2020 के पहले राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को इस संसद में मनोनीत किया जाता था,
लेकिन एक संविधान संशोधन 95 संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको हटा दिया गया है। अब राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को इसमें नहीं चुनता। प्रतिनिधियों का चुनाव, राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका एक निर्वाचन क्षेत्र होता है। उस निर्वाचन क्षेत्र के जो वयस्क मताधिकार 18 साल की उम्र पूरी कर के हो जाते हैं, वो सभी लोग जो है मत देने का अधिकार होता है और उन्हीं के द्वारा ये लोग चुनकर लोकसभा में आते हैं। केंद्र प्रशासित लोगों के सदन का प्रत्यक्ष चुनाव है। अधिनियम 1965 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। लोकसभा के सदस्यों का लोकसभा का कार्य क्या है? लोकसभा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्यपालिका का चयन करना, जिसमें व्यक्तियों का एक समूह जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर कार्य करता है। लोकसभा में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है, लोकसभा का चुनाव होता है, आम चुनाव। उसके बाद सदस्य चुन के आते हैं। उसमें से जो 2/3 बहुमत सदस्य, जो पार्टी या जो गठबंधन, जो समूह 272 सीटें से ज़्यादा लेकर आता है या 272 सीटें लेके आता है, उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है और वही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल का गठन होता है। वही लोग कानून बनाते हैं और उसको देश में लागू करते हैं। तो सारे प्रशासनिक कार्य जो है लोकसभा के द्वारा ही संचालित किए जाते हैं। जब हम सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो कार्यपालिका अक्सर हमारे दिमाग में आती है। शक्तियां, लोकसभा की शक्तियां क्या हैं? संयुक्त बैठक का निर्माण, किसी भी सामान्य कानून को दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है। हालांकि दोनों सदनों के बीच किसी भी मतभेद की स्थिति में दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को बुलाकर अंतिम निर्णय लिया जाता है। अधिक संख्या में होने के कारण ऐसी बैठकों में लोकसभा की राय प्रबल होती है। तो पहले ही बताया था कि लोकसभा जो कानून पारित करके राज्यसभा में भेजता है, उसकी विवेचना करना, उसमें कुछ संशोधन करना है, वो राज्यसभा अपनी सिफारिशों को लोकसभा को दोबारा भेज सकता है या उसी रूप में उसको पारित करना होता है। उसके बाद वो कानून राष्ट्रपति के पास जाता है और उसको राष्ट्रपति का अनुमोदन मिल जाएगा तो वो कानून का रूप ले लेता है। धन से जुड़े मामलों में शक्ति, धन से जुड़े मामलों में लोकसभा के पास अधिक शक्तियां होती हैं। एक बार जब लोकसभा सरकार का बजट या किसी अन्य धन संबंधी कानून को पारित कर देती है तो राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकती। जो धन विधेयक होता है, जो वित्त संबंधी, जो खर्चे संबंधित, सरकार के खर्चों से संबंधित जो बिल होता है, जो बजट होता है, उसको अगर लोकसभा एक बार पारित करके राज्यसभा को भेज देगा तो राज्यसभा उसमें ना तो कोई संशोधन कर सकता है और ना ही उसको रोक सकता है, उसको पारित ही करना होता है। और क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा ही बजट और धन संबंधी विधेयक पेश किए जाते हैं तो राष्ट्रपति भी उसमें उसको अनुमोदित करना ही होगा। राज्यसभा इसमें केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या इसमें बदलाव का कुछ सुझाव दे सकती है, लेकिन लोकसभा इन परिवर्तनों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। मंत्रिपरिषद से जुड़ी हो सकती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। यदि लोकसभा के अधिकांश सदस्य मंत्रिपरिषद अविश्वास जाहिर करते हैं तो प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होता है। लोकसभा में जो सरकार होती है या प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, वो उनके ऊपर एक दबाव बनाए रखती है कि सरकार निरंकुश ना हो, कोई ऐसा कानून न बनाए, कोई ऐसे कदम न उठाए जिससे देश की एकता, अखंडता को क्षति पहुंचे या किसी तरह का वैमनस्य हो। तो और सरकार, मंत्रिपरिषद तभी तक कार्य कर सकती है जब तक लोकसभा में उसको विश्वास मत प्राप्त है। अगर उसको विश्वास मत नहीं है तो विपक्ष उसके अविश्वास प्रस्ताव लाएगा और उसके द्वारा वो सरकार हटाई भी जा सकती है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। तो एक तरह से लोकसभा जो है कार्यपालिका पे नियंत्रण रखती है। राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं है क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राष्ट्रपति संसद का जो तीसरा अंग है। भारत का राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और संसद की बैठकों में भाग भी नहीं लेता है, लेकिन वह संसद का एक अभिन्न अंग है। वह राष्ट्र का प्रमुख मुखिया होता है और देश के सर्वोच्च औपचारिक प्राधिकारी होता है।
संसद के निर्वाचित सदस्य नियुक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे? संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य विधायिका भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। मैंने राष्ट्रपति के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है, इसका लिंक मैं इसमें डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में, तो बॉक्स में उसको देख सकते हैं। शक्तियां राष्ट्रपति, किसी विधेयक को कानून बनाने की शक्ति, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमत से ही कानून बन के बिना सहमत के कानून नहीं बन सकता, तो राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। दोनों सदनों का समन और सत्रावन, उसके बाद दोनों सदनों को बुलाने और सत्रावन करने, लोकसभा को भंग करने तथा दोनों सदनों के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। जब संसद सत्र नहीं चल रहा होता है तो अगर किसी विषय पे या किसी मुद्दे पे कोई कानून बनाना होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के द्वारा वो कानून बना सकता है। उसके बाद 6 महीने के अंदर संसद को उस अध्यादेश को पारित करना होता है। उस कानून को अगर वहां से पारित हो जाएगा तो वो कानून का रूप ले लेगा, लेकिन 6 महीने तक वो कानून लागू रहेगा। तो ये उसको एक अधिकार है। सदन के नेता, लीडर ऑफ पार्लियामेंट, सदन का नेता, लोकसभा के नियमों के अनुसार सदन के नेता से तात्पर्य प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा सदन के नेता के रूप में कार्य करने के लिए नामित कोई या अन्य मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में सदन का नेता होता है जो एक मंत्री तथा राज्यसभा का सदस्य होता है। इस तरह कार्य करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें नामित किया जाता है। वह कार्य संचालन का सीधा प्रभाव डालता है। सदन के नेता का पद उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि सदन के नियमों में है। विपक्षी नेता, नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, देश के सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन के विपक्ष का नेता चुना जाता है के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वां हिस्सा होना आवश्यक है। अगर 553 सीटें लोकसभा में हैं तो कम से कम 53 सीटें आवश्यक हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के लिए। वह सरकार की नीतियों की सकारात्मक आलोचना करता है और एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का विपक्ष का यह काम है कि सरकार पर नियंत्रण रखे, उनको निरंकुश न होने दे, सरकार की नीतियों की आलोचना करे, अगर उसमें कहीं गलती है तो उसको ध्यान दिलाए सरकार को। ये सब काम होते हैं। दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वर्ष 1977 में वैधानिक मान्यता दी गई थी और वे कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन, भत्ते और सुविधाओं के हकदार होते हैं। विपक्ष के नेता का पद का उल्लेख संविधान में नहीं बल्कि संसदीय संविधि में है। सचेतक, विप, प्रत्येक राजनीतिक चाहे वह छोटा हो बड़ा हो वो एक सचेतक की नियुक्ति करता है, विप की नियुक्ति करता है। अगर कोई किसी मुद्दे पर विरोधाभास होता है या वोटिंग का सबसे ज्यादा होता है कि लोकसभा में अगर कोई वोटिंग होनी होती है तो सचेतक का काम मुख्य रूप से इसकी भूमिका हो जाती है। उसे राजनीतिक दल द्वारा एक सहायक पटल के नेता के रूप में काम करने के नियुक्त किया जाता है, जिस पर बड़ी संख्या में अपनी पार्टी के सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और किसी विशेष मुद्दे के पक्ष में या उसके खिलाफ मतदान करने, उसका समर्थन हासिल करने की जिम्मेदारी होती है। वह संसद में उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है और उनकी निगरानी करता है तथा संसद सदस्यों या अपेक्षा की जाति का विप अथवा सचेतक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। विप के पद का उल्लेख ना तो भारतीय संविधान में है और ना ही ऊपर वर्णित अन्य 2 संविधियों में है। यह संसदीय सरकार की परिपाटी का आधारित है। संसद की सदस्यता योग्यता, राज्यसभा, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। उसे यह कहते हुए शपथ या प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची और निष्ठा रखता है, आस्था और निष्ठा है। जनप्रति अधिनियम 1991 के अनुसार उसे 1951 के अनुसार उसे उस राज्य में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना गया जहां से वह चुन के आ रहा है। हालांकि वर्ष 2003 में यह घोषणा करते हुए प्रावधान किया गया कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है, वह चाहे किसी भी राज्य का हो। लोकसभा सदस्य चुनने की जो योग्यता है उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। उसे शपथ या प्रतिज्ञा के माध्यम से घोषित करना चाहिए वह संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखता है, विश्वास रखता है, वह भारतीय की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेगा। उसके पास ऐसी अन्य योग्यताएं होनी चाहिए जो संसद के कानून द्वारा निर्धारित की है और उसे भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है। आरक्षित से चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, इसके लिए भी आरक्षण लागू होता है
उसे संवर्धित होना चाहिए। इसके अलावा वो पागल, दिवालिया ना हो, उसके ऊपर कोई आपराधिक में सजा ना हुई हो, ये सब भी चीज़ें होनी चाहिए। अभी शैक्षिक योग्यता को इसमें नहीं जोड़ा गया है, इसलिए कभी कभी इसमें कम शिक्षित लोग या जिनको जानकारी नहीं है वो धन बल बाहुबल के द्वारा भी लोकसभा के सदस्य बनते रहते हैं। अयोग्यता संवैधानिक आधार, यदि वह केंद्र या राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई पद धारण करता है, मंत्री या संसद द्वारा छूट प्राप्त किसी अन्य कार्यालय को छोड़कर, यदि वह विकृत मानसिकता का हो और अदालत द्वारा उसे घोषित किया गया हो, या वह घोषित दिवालिया है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, यदि वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य है, तो उसको सदस्यता से इस्तीफा देना होगा। वैधानिक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, यदि चुनाव में कुछ चुनावी अपराधों भ्रष्ट आचरणों का दोषी पाया गया हो, किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसके परिणाम स्वरूप 2 या 2 से अधिक वर्षों से के लिए कारावास हो, निवारक निरोधक कानून के तहत निरोध आवश्यक है। अगर किसी मामले में 2 वर्ष की सजा हो जाती है, 2 वर्ष से ज्यादा की, तो उसे लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है, मतलब उसको हटाया जा सकता है। भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति वफादारी न करने के लिए सरकारी सेवा से बर्खास्त किया गया हो, विभिन्न समूहों के बीच समझौता बढ़ावा देने या विस्तृत के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, असभ्यता, दहेज, सती जैसे सामाजिक अपराध के प्रचार और अभ्यास के लिए दंडित किया गया हो, ऐसे लोगों को लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है। कार्यकाल, राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सुरक्षित कार्यकाल होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, उनकी जगह नए सदस्य चुन के आते हैं और वे सदस्य फिर से चुनाव लड़ने के हकदार होते हैं। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकती है या अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को गिराया जा सकता है, तो ये बीच में भी चुनाव कराना पड़ सकता है। या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष की बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यह आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के अंदर दोबारा से लोकसभा के चुनाव कराने होंगे और फिर से नई लोकसभा का गठन होगा। अधिकारी, राज्यसभा, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सदस्यों द्वारा आपस में किसी एक सदस्य को चुना जाता है उपसभापति के लिए, जो सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा के अध्यक्ष रूप में नामित किया जाता है। वह लोकसभा के भंग होने के बाद भी अध्यक्ष बना रहता है और नई लोकसभा के गठन के पहली बैठक में जब नए लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है उसके बाद वो हट जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन द्वारा निर्वाचित बैठकों की अध्यक्षता करता है। संसद की शक्तियां कार्यविधायी कार्य केवल संसद की संघ सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। राज्य विधानमंडलों के साथ संसद के समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। जिन विषयों पर किसी सूची में उल्लेख नहीं है उनकी अवशिष्ट शक्तियां सदन में निहित होती हैं। जो संघ सूची है या जो समवर्ती सूची है, इन पे जो विषय है उन पे संसद कानून बना सकती है, या जिनका उल्लेख नहीं है किसी भी सूची में उस पर भी संसद कानून बना सकती है। उसके अलावा वित्तीय कार्य, यह जनता के धन का संरक्षण करती है। सरकार संसद की मंजूरी के बिना ना तो जनता पर कोई कर लगा सकती है और ना ही पैसा खर्च कर सकती है, इसलिए वो बजट को हर साल संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। बजट को पास करना जिससे देश में विकास कार्यों में लगाए जा सके। चुनावी खर्च, चुनावी कार्य, हर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव का भी निर्वाचन करती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करती है तथा राज्यसभा अपने उपसभापति का चुनाव करती है। पदच्युत करने की शक्तियां, कुछ उच्च पदाधिकारियों को संसद की पहल पर पद से हटाया जा सकता है। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बड़े, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, राष्ट्रपति हैं, चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इन सबको हटाने के लिए संसद में ही महाभियोग लाया जाता है। या संविधान में उल्लंघन के लिए महाभियोग के माध्यम से राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। संविधान में जो संशोधन होगा वो संसद के द्वारा ही होता है।
संविधान के अधिकांश हिस्सों में संसद द्वारा विशेष बहुमत से संशोधन किया जा सकता है। कुछ प्रावधानों में केवल राज्यों के अनुमोदन से संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता। कुछ ऐसे संशोधन होते हैं जो सिर्फ संसद से पास होने चाहिए, और कुछ ऐसे संविधान संशोधन हुए जिसमें 15 राज्यों के अनुमोदन होना भी आवश्यक है। कार्यपालिका शक्ति, संसद प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, सूचना, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखता है। यह सरकार हमेशा इन प्रस्तावों को बहुत गंभीरता लेती है, क्योंकि सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की जाती है और अंततः मतदाताओं पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का सामना करना पड़ता है। संसद सत्र, सेशन ऑफ पार्लियामेंट, आमंत्रण पत्र भेजना। इसे संसद के सभी सदस्यों को सदन की बैठक हेतु समवेत होने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा जाता है। संसद को आहूत करना संविधान के अनुच्छेद 85 में निर्दिष्ट है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को आहूत करता है। हालांकि संसद के 2 सदनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। सत्र, भारत का कोई भी निश्चित संसदीय कैलेंडर नहीं है। परंपरा के अनुसार संसद की एक वर्ष में 3 बैठकें होती हैं। एक हो जाता बजट सत्र, यह सबसे लंबा सत्र होता है। इसमें बजटीय संबंधी कार्य होते हैं। देश का बजट इसमें पेश किया जाता है, उसको पारित किया जाता है। मानसून सत्र, दूसरा सत्र प्रायः जुलाई में शुरू होता है और अगस्त में समाप्त होता है। इनमें बहुत सारे कानून बनाए जाते हैं। शीतकालीन सत्र, तीसरा सत्र नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो ये 3 सत्र आयोजित किया जाते हैं। या फिर कभी कभी विशेष परिस्थितियों में या किसी प्रमुख मुद्दे पर कोई कानून बनाना हो या विचार विमर्श करना हो तो एक विशेष सत्र भी आयोजित किया सकता है। वो 1-2 दिन के लिए होता है। शीतकालीन सत्र, स्थगन एक निश्चित समय के लिए बैठक में काम करने को निलंबित करने देता है। स्थगन कुछ घंटे, दिन या सप्ताह के लिए होता है। संसद की कार्रवाई चल रही होती है, स्थगन लाया जाता है। इसमें कुछ समय के लिए संसद की कार्यवाही को रोक दिया जाता है। जब अगली बैठक के लिए नियत किसी निश्चित समय तिथि के बिना समाप्त हो जाती है तो उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। स्थगन और अनिश्चित काल के लिए स्थगन की सख्त सदन के पीठासीन अधिकारी सभापति या अध्यक्ष या सभापति के पास होती है। सत्रावधान, स्थगन के विरुद्ध सत्रावधान बैठक के साथ साथ सदन के सत्र को भी समाप्त करता है। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सत्रावधान लोकसभा के विघटन से अलग है। संसद की कार्यवाही के लिए 1/10 मतलब एक कोरम होता है। गणपूर से तात्पर्य सदन की बैठक आयोजित करने को उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या से होता है। संविधान में निर्धारित किया गया है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के लिए गणपूर प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का 10% वहां उपस्थित होना अनिवार्य है। अगर 10% से कम सदस्य बैठक में शामिल हो रहे हैं तो सदन को स्थगित कर दिया जाएगा उस दिन के लिए। जब 10% से सदस्य ज्यादा हो जाएंगे तब उसकी सत्र आहूत किया जाएगा। संसद का संयुक्त सत्र, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। भारत का संविधान अनुच्छेद 108 के तहत दोनों के बीच किसी भी गतिरोध को तोड़ने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करते हैं। दोनों की अनुपस्थिति में इसकी अध्यक्षता राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। अगर किसी मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में कोई गतिरोध उत्पन्न हो गया है तो उसको दूर करने के राष्ट्रपति द्वारा विशेष संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर वो नहीं है तो फिर उपाध्यक्ष करेगा, अगर वो भी नहीं है तो सभापति करेगा और फिर उस मुद्दे पर विचार विमर्श करके उसको पारित किया जाएगा। लुंजपुर सत्र, लैम डक सेशन। इसके तात्पर्य एक नई लोकसभा के निर्वाचित होने के बाद मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र है। मौजूदा लोकसभा के ऐसे सदस्यों को नई लोकसभा के लिए फिर से निर्वाचित नहीं हो सके हैं, उन्हें लुंजपुंज कहा जाता है। संसदीय कार्यवाही, प्रश्नकाल। प्रत्येक संसदीय बैठक के पहले प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका उल्लेख सदन की प्रक्रिया में संबंधी नियमों में किया जाता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं और आमतौर पर मंत्री जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उसका उत्तर देंगे। प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। तारांकित प्रश्न, ये तारक के से पहचाने जाते हैं, उनके लिए मौखिक उत्तर देने की आवश्यकता होती है। इसके लिए पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों की सूची हरे रंग के कागज पर छपी होती है।
निम्नलिखित प्रश्न, इसके लिए एक लिखित उत्तर की आवश्यकता होती है, इसके लिए पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अगर कोई सदस्य कोई प्रश्न पूछ रहा है तो उसको लिखित में उत्तर देना आवश्यक होगा। सूचीबद्ध प्रश्न सफेद रंग के मुद्रित होते हैं। अल्प सूचना पत्र, इस प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत सार्वजनिक महत्व और आवश्यक प्रकृति के मामलों पर विचार किया जाता है। ये 10 दिनों के कम समय का नोटिस देकर पूछे जाते हैं और इनका मौखिक रूप से उत्तर दिया जाता है। इन्हें हल्के गुलाबी रंग के कागज पर मुद्रित किया जाता है। शून्यकाल, शून्यकाल भारतीय संसद का नवाचार है। संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है। इसके तहत संसद सदस्य सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के मामले किसी भी मामले को उठा सकते हैं जो बहुत जरूरी हो। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और तब तक रहता है जब तक किसी उस दिन की कार्यवाही सदन का नियमित कार्य शुरू नहीं हो जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यावली के बीच के समय में अंतराल में शून्यकाल के रूप में जाना जाता है। इसमें कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर को उठा सकता है। आधे घंटे के जरिए पर्याप्त सार्वजनिक महत्व के मामलों को चर्चा करने के लिए होती है, जिस पर बहुत बहस होती है, जिसके उत्तर में तथ्य स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। आधे घंटे की चर्चा, अध्यक्ष ऐसी चर्चा के लिए सप्ताह में 3 दिन आवंटित कर सकते हैं। सदन के समक्ष कोई भी औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता है। अल्पकालिक चर्चाएं, किसी भी मुद्दे पर कोई छोटी सी चर्चा करनी है और सरकार का ध्यान आकर्षण करना है तो इसे 2 घंटे की चर्चा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस तरह की चर्चाओं के लिए आवंटित समय 2 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। सदन के सदस्य आवश्यक सार्वजनिक महत्व को मामले पर असर चर्चा करते हैं। भारत संसद में जो प्रस्ताव भेजे जाते हैं इसमें है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव, या किसी सदस्य द्वारा उस समय प्रस्तुत किया जाए जब उसे लगता है किसी मंत्री ने किसी मामले के तथ्यों को रोककर या गलत जानकारी देकर एक से अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया है। इसे राज्यसभा के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। निंदा प्रस्ताव, इसे लोकसभा में अपनाने के कारणों को रोकना चाहिए। इसे किसी व्यक्ति, मंत्री समूहों के समूह या पूर्ण मंत्रिपरिषद के खिलाफ प्रस्तुत किया जाता है, या विशिष्ट नीतियों और कार्यों के लिए मंत्रिपरिषद की निंदा करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान आकर्षण, या संसद में किसी तत्काल सार्वजनिक महत्व के लिए मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए या उस मामले में एक नए बयान मांगने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे राज्यसभा के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। स्थगन प्रस्ताव, इसे लोकसभा में तत्काल सार्वजनिक महत्व के किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का एक तत्व शामिल होता है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अनियतित दिन वाले प्रस्ताव, यह एक ऐसा प्रस्ताव है जिसमें अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है लेकिन इस पर चर्चा के लिए कोई तारीख तय नहीं की है। इसे राज्यसभा के साथ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, संविधान का अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्री को पद से हटा सकती है। प्रस्ताव को स्वीकृत करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन की आवश्यकता है। इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर ये लोकसभा में पारित हो गया तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाएगा और नई सरकार का गठन करना पड़ेगा। धन्यवाद प्रस्ताव, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र को राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। इसको धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। राष्ट्रपति के इस अभिभाषण और संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव नामक प्रस्ताव चर्चा होती है। यह प्रस्ताव सदन में पारित होना चाहिए, नहीं तो सरकार गिर सकती है। जब भी बजट सत्र स्टार्ट होता है तो लोकसभा और राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन होता है जिसमें राष्ट्रपति संबोधित करते हैं और सरकार की नीतियों का बखान, आने वाले साल और पिछले साल की क्या क्या योजनाएं लागू की गई हैं उनके बारे में बताते हैं। और इसको इस धन्यवाद प्रस्ताव को दोनों सदनों से पारित करना आवश्यक है। कटौती प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव लोकसभा के सदस्यों को दी गई विशेष शक्ति या किसी अनुदान की राशि को कम करने अथवा एक निश्चित सीमा तक प्रस्ताव कटौती कहलाता है। इसमें अनुदान मांग के हिस्से के रूप में सरकार द्वारा वित्त विधेयक के विशिष्ट आवंटन के लिए यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो यह एक अविश्वास मत के बराबर होता है और यह सरकार निचले सदन में संख्या बढ़ाने में तो वह सदन के मापदंडों के अनुसार इस्तीफा देने के बाध्य होती है।
नीति निर्मोदन कटौती प्रस्ताव, यह एक तरह का प्रस्तुत किया जाता है कि मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए और यह अस्वीकृत कर परिणत करता है। मितव्यय कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, समापन प्रस्ताव या सदन के समक्ष किसी मामले का बहस करने को कम से कम करने के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि प्रस्ताव को सदन द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो तुरंत बहस रोक दी जाती है और मामले पर मतदान किया जाता है। समापन प्रस्ताव 4 प्रकार के होते हैं। साधारण समापन, जब कोई सदस्य प्रस्ताव करता है तो उसके इसमें पर्याप्त चर्चा हो चुकी है और अब मतदान किया जाता है। खंडसा समापन, इस मामले में किसी विधेयक को खंड या उसके लंबे संकलन को बहस के रूप में शुरू होने के पहले भाग में बांटा जाता है। कंगारू प्रस्ताव, इस प्रकार के तहत केवल महत्वपूर्ण खंड बहस और मतदान के लिए किए जाते हैं, बीच में आने वाले खंडों को छोड़ दिया जाता है और पारित मान लिया जाता है। लिगोटिन प्रस्ताव, यह तब होता है जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या संपर्क के बिना चर्चा किए खंडों को चर्चा के बिना ही इसे मतदान के लिए रखा जाता है। व्यवस्था का प्रश्न, जब सदन की कार्यवाही प्रक्रिया संबंधी सामान्य नियमों का पालन नहीं करती हो तो कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा सकता है। व्यवस्था का प्रश्न सदन के नियमों और संविधान के ऐसे अंशों के व्याख्या या प्रवर्तन से संबंधित हो जो सदन के कामकाज और ऐसा प्रश्न उठाना जाना चाहिए जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो। यह आमतौर सरकार पर लगाम लाने के लिए विपक्षी सदस्यों द्वारा उठाया जाता है। विशेष उल्लेख, एक ऐसा मामला जो राज्यसभा में प्रश्नकाल आधे घंटे की चर्चा, अल्प चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के किसी भी सदस्य द्वारा उठाया जा सकता है, विशेष उल्लेख के साथ उठाया जा सकता है। लोकसभा में इसके समक्ष प्रक्रियात्मक उपकरण को नियम 377 के तहत नोटिस का उल्लेख के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे प्रस्ताव संसद में प्रस्तावित किए जाते हैं। ये एक तरह से जितने प्रस्ताव हैं उसमें संसद में जो सारे प्रस्ताव लाए जाते हैं वो सरकार के कानून बनाने से संबंधित है या किसी मामले विशेष मामले पर कोई चर्चा करनी है, सरकार का ध्यान आकर्षण करना है किसी मामले पर, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुरंत चर्चा की आवश्यकता है या किसी मामले को लेकर सरकार के द्वारा मंत्री के द्वारा कोई गलत सूचना दी गई है तो उस पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना, संसद का ध्यान आकर्षण करना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। संसद ही ऐसी है जो पूरे देश के शासन को चलाने के लिए सारे नियम कानून बनाती है, सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है, बजट पास करती है, उस बजट से पूरे देश में विकास कार्य, नई नई योजनाएं लागू करना और नए नए क्षेत्रों में विकास करना, तो ये सब लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुखमय जीवन के लिए कार्य किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं संसद में। संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, और कैसे कार्य करती है, इनका चुनाव कैसे होता है, कितने सदस्य होते हैं और इनके क्या क्या कार्य हैं, इन सब के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। ये मेरा यूट्यूब चैनल है वेदांता जीएस अकेडमी, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसका जो PDF लिंक होगा उसको टेलीग्राम चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन लिंक और उसमें कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। धन्यवाद। जय